टाटा कुछ नहीं खरीद पाए। उनके अनुसार इतना पैसा मैं अपनी लग्जरी में कैसे लगा सकता हूं? और जिंदगी भर जे.आर.डी. टाटा उसी ऑफिस में रहे। उनके जाने के बाद ऑफिस में चेंजेस आए। एक और छोटे छोटे अमीरों को हम वेल्थ डिस्प्ले करते देखते हैं, एक और हर दिन हम देखते हैं फला सीईओ को इतनी सैलरी मिली, फला कंपनी के फाउंडर ने इतनी सैलरी ली। उसके बीच यदि सिंप्लिसिटी का अद्भुत उदाहरण देखना है तो आप जे.आर.डी. टाटा को देखिए। और वही सिंप्लिसिटी मेरे दोस्त आज के रतन टाटा जी में आई है। और जब मैं कहता हूं रतन टाटा को रतन टाटा के बेटे ने बनाया तो आपके दिमाग में गडम गड हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, जे.आर.डी. टाटा के पिता का नाम था रतन टाटा और उस जे.आर.डी. टाटा ने अपने सारे विजन को, अपने सारे गुण को, अपने सारे संस्कारों को बिल्कुल रतन टाटा के अंदर डाल दिया। चलिए थोड़ा रेट्रोज में चलते हैं, 90s में चलते हैं। 90s में एक लड़की अपने घर पर बैठे सुबह सुबह अखबार पढ़ रही है। और हां, इस कहानी से यह समझ आएगा हिंदुस्तान की आधी आबादी के लिए इंजीनियरिंग कैसे खुली। तो सुबह सुबह एक लड़की जो अखबार पढ़ रही है, अखबार में ऑटोमोबाइल कंपनी का ऐड है जिसमें लिखा है डेवलपमेंट इंजीनियर्स रिक्वायर्ड। लड़की खुश, भाई फ्रेशली डिग्री हासिल की थी, जॉब की ऐड नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही नीचे पढ़ा लिखा है लेडीज कैंडिडेट्स डू नॉट अप्लाई, और लड़की का दिमाग ठनक गया। उसने आव देखा ना ताव, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी हस्ती, आगे खोलूंगा कौन है वो। आव देखा ना ताव, जे.आर.डी. टाटा को उठाया। उस जमाने में पोस्ट कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड लिख दिया। और पोस्ट कार्ड में ये लिख दिया कि टाटा समय से आगे की कंपनी है, सोसाइटी में चेंज लाने वाली कंपनी है, इनोवेटिव कंपनी है। यदि आप फीमेल्स को मौका नहीं देंगे तो कौन देगा। जे.आर.डी. टाटा साहब के पास पोस्ट कार्ड पहुंचा, देखा, आग बबूला, बोला पूरी टीम को आओ बैठो यहां पर। क्यों भाई, तुम लोगों ने लेडीज इंजीनियर्स को इसमें परमिट क्यों नहीं किया? बोले सर ऑटोमोबाइल कंपनी है, रात की शिफ्ट हो सकती है, दिन की शिफ्ट हो सकती है, चारों तरफ सारे मर्द हैं, मेल्स हैं, सर गड़बड़ हो जाएगी। और जे.आर.डी. टाटा ये सुनकर अपनी टीम को यूं घूर के देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। और फिर जे.आर.डी. ने कहा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये देश हमारा है, यहां पर अवसर क्रिएट करने का जिम्मा हमारा है। आज की आज अपॉइंटमेंट लेटर जारी कीजिए। और उस दिन जिस लड़की को जॉब मिला, जिसने जे.आर.डी. को पोस्ट कार्ड लिखने का साहस किया, कौन थी वो लड़की? इन्फोसिस के फाउंडर की पत्नी मिसेस सुधा मूर्ति, जो अपने आप में देश की बड़ी समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। और वहां से दरवाजा खुला टाटा ग्रुप में फीमेल इंजीनियर्स के लिए। और ये बात आग की तरह चारों ओर हर उद्योग में फैली और उद्योगों ने धीरे धीरे फीमेल इंजीनियर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। यदि आज आप कहीं जॉब कर रही हैं, यदि आप डे नाइट की शिफ्ट कर रहे हैं, यदि आप पुरुषों के साथ यूं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त जे.आर.डी. टाटा को खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए। जे.आर.डी. टाटा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? पहले हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड लोगों को एम्प्लॉय करो, क्योंकि मीडियोकर लोग कभी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं कर सकते, उनके भरोसे कभी बड़े सपने हासिल नहीं किए जा सकते। और जिन एम्प्लॉयज को लो, उनको बोलने की आजादी दो, उनको गूंगा, उनको पपेट बनाकर मत रखो, भले वो विचार कितने भी विरोधी क्यों ना हो। और उन्होंने 70s में किसको हायर किया? डॉक्टर जे ईरानी को, कहा स्टील डिवीजन हेड करो। और साथ साथ बोला एक काम करो, जापान जाओ, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी क्या थी, यूएस से, यूरोप से बहुत आगे चल रही थी। अब जे ईरानी जापान चले गए। 4 हफ्ते का ट्रिप था। 4 हफ्ते जे ईरानी ने एक एक स्टील प्लांट देखा, एक एक फर्नेस देखी, एक एक रोलिंग मिल देखी। लौट के आए अपने जे.आर.डी. साहब बहुत एक्साइटेड, बोले बोलो जे। अब जे चुप बैठे। जे.आर.डी. ने कहा बोलो भाई। बोले सर ट्रिप बहुत अच्छी रही, हमने अद्भुत प्लांट देखे, हमने देखा हर 10 साल में जापानी क्या करते हैं, प्लांट को तोड़ देते हैं और नया प्लांट बना देते हैं। तो फिर जे शांत। अब जे.आर.डी. ने बोला बोलो ना भाई, क्या देख कर आए हो, तुमको किस चीज के लिए भेजा था? सर बोल दूं? अरे बोल दो। और डॉक्टर जे ईरानी ने बोलना शुरू किया, सर हमें भेजने से ज्यादा अच्छा होता आप फाइनेंस टीम को भेज देते। जे.आर.डी. टाटा देखने लगे, क्यों भाई
टेक्निकल टीम करेगी कि फाइनेंस टीम करेगी? नहीं सर, प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंस टीम के पास जब भी प्रपोजल भेजो वो बोलते हैं बॉम्बे में पैसा नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 50 प्रपोजल भेजे जा चुके हैं। अब जे.आर.डी. टाटा थोड़ा तमतमा रहे थे और उसके बाद जे.जे. ईरानी क्या कहते हैं, सर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमको टाटा स्टील को म्यूजियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आप और हम दरवाजे पे खड़े होकर टिकट बेचेंगे, आओ टाटा स्टील का म्यूजियम देखो। और इतना सुनने के बाद आज का कोई अड़ियल उद्योगपति होता ना, कहता इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, यू आर फायर्ड। लेकिन वहां क्या परिणाम हुआ? विद इन सम टाइम वहां पर पोर्टुगल से नई ब्लास्ट फर्नेस आ गई और आदेश जारी हुआ टाटा स्टील को मॉडर्नाइज किया जाए। सवाल यह है, क्या आप अपने एम्प्लॉयज को इतने ओपननेस की परमिशन दे सकते हैं? क्या आप इतने हेल्दी डायलॉग्स को प्रमोट कर सकते हैं? क्या आप ऑन स्पॉट ऐसी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? क्या आप इतना बड़ा क्रिटिसिज्म झेल सकते हैं? यदि आप झेल सकते हैं तो शायद आप में भी थोड़ा सा, इतना सा परसेंट जे.आर.डी. टाटा का आ सकता है। आज सर रतन टाटा ने कोविड में जो किया, मन करता है दोनों हाथ यूं जोड़ूं, यूं 90 डिग्री पे झुक कर नमस्ते करूं, मिल जाए तो पैर छू के प्रणाम कर लो। 1,500 करोड़ से ज्यादा एक क्षण में बिना सोचे डोनेट कर दिया। तत्काल 24 क्रायोजेनिक टैंकर लगाए ताकि फॉरेन से लिक्विड ऑक्सीजन लाई जा सके। लेकिन इसकी जड़ों में चलते हैं। जब इंडिया चाइना वॉर सिर पर खड़ा था, देश में हाहाकार मचा था, जे.आर.डी. टाटा महानायक की तरह उठ खड़े हुए। क्या किया उन्होंने? उस वक्त उन्होंने भारत सरकार को बोला, आप युद्ध में उतरो, आपको 4 व्हील मिलिट्री ट्रक जितने चाहिए टाटा बना कर देगा। उस समय 30 लाख की बहुत बड़ी कीमत थी। टाटा का एम्पायर आज जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उस समय भी उन्होंने 30 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर डिफेंस फंड में दिए। और सबसे बड़ी बात जिसको बताते हुए मैं भीतर से सुपर एक्साइटेड हूं, या यूं कह ले थोड़ा सा पशुपेश में भी हूं, कैसे कोई कर सकता है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा, जिसको युद्ध लड़ने जाना है जा सकता है। जो इस वक्त सेना में किसी भी किस्म की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा देना चाहता है दे सकता है। आपकी सैलरी टाटा ग्रुप चालू रखेगा, आपको मिलने वाली एक भी फैसिलिटी में कमी नहीं आएगी। सच्चे देशभक्त। ये टाटास का जन्म कोई एक दिन, एक महीने, एक साल, एक दशक में नहीं हुआ, ये सैकड़ों साल की कहानी है। तब जाकर टाटा जैसा फेथ, टाटा जैसा ट्रस्ट पैदा होता है। और जे.आर.डी. टाटा साहब जिस फिलॉसफी से जीवन जीते थे, ये फिलॉसफी आज हर भारतीय के भीतर जरूरी है, नहीं तो देश कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। क्या फिलॉसफी थी? कंट्री फर्स्ट, देश सबसे पहले रहेगा, कंपनी सेकंड, देश के बाद आएगी कंपनी, हमारा संस्थान, हमारा संगठन, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे लास्ट में इंडिविजुअल। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं तो आज के बाद अपने मैं के पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को रखिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा पेन लीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगा, उसी में आपकी प्रतिष्ठा है और उसी में आपकी समृद्धि है। और अब असली इंडस्ट्री कैसे चलती है, वर्कर क्या सोचते हैं, टीमें कैसी बनाई जाती हैं, संघर्ष क्या होता है, पैसे की कीमत क्या होती है। और महज 22 साल की उम्र में अचानक एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। और जब देहांत हुआ तो मजबूरी में इनको इतनी यंग एज में टाटा सन्स का फुल टाइम डायरेक्टर बनना पड़ा, पूरे परिवार का मुखिया बनना पड़ा। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुड़ाया, इन्होंने बहाना नहीं बनाया, इतनी कम उम्र है, अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरी तो खेलने की उम्र है। कुछ नहीं, जिम्मेदारी संभाल ली। आप में से किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी आ रही ना, समझना भगवान ने आपको चुना है उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए। दोस्तों, महज 34 साल की उम्र में बिना उफ किए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से लीड करना, इतना बड़ा विजन देखना और लाखों एम्प्लॉयज को अपनी संतान की तरह प्यार करना, ये थे जे.आर.डी. टाटा। आज आपसे ये कहने का मन नहीं है कि पूरा वीडियो देखना, क्योंकि नहीं देखोगे ना तो आज आप मिस करोगे, अफसोस करोगे। इतने बड़े महानायक से आपका परिचय नहीं होगा। बाय द वे, लर्निंग में यकीन रखते हो तो 300 से ज्यादा लाइफ और कौन सी लाइन यूज करते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन जे.आर.डी. टाटा, अरे उनके लिए इवन स्काई वॉज नॉट द लिमिट, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन कहते हैं। समय से कितना आगे था वो शख्स। यदि आज आप प्लेन में बैठते हैं, यदि आज आप आसमान में प्लेन को देखते हैं, तो उसका सारा श्रेय सिर्फ जे.आर.डी. टाटा को जाता है। 1932 में पहली बार
कराची से मुंबई वो एक छोटा सा एयर मेल प्लेन उड़ा कर लेके आए। 1938 में जे.आर.डी. टाटा ने डोमेस्टिक एयरलाइन बनाई। लोग क्या कहते थे, बहुत खर्चीला काम है, अरे विमान यात्रा खुद इतनी महंगी है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। लेकिन जे.आर.डी. टाटा कहते थे, यदि दुनिया को मैच करना है, यदि देश को वर्ल्ड लीडर बनना है, यदि हिंदुस्तान को ग्लोबल होना है, तो हिंदुस्तान में एयरलाइंस चाहिए। और देखते ही देखते 1947 में उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइंस बना दी। दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना परफेक्शनिस्ट हो सकता है? आज आप एक बिजनेस ओनर है, आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने ऑफिस का टॉयलेट साफ कर सकते हैं, कमोड साफ कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। आप बोलें क्या बात कर रहे हो पाटनी जी। लेकिन एक विमान यात्रा की कहानी बताता हूं। एक फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही थी और उसके कमोड की क्लीनिंग की जा रही थी। जे.आर.डी. टाटा अचानक वहां पहुंचे। उन्हें लगा ठीक से नहीं हो रहा है। कैन यू बिलीव इट, जे.आर.डी. टाटा ने क्रू के साथ मिलकर कमोड क्लीन किया। एक बार एक काउंटर पर पहुंचे, काउंटर पे थोड़ी धूल लगी थी। चारों तरफ उन्होंने देखा, एक डस्टर मांगा, उठाया, पूरा धूल को साफ करने लगे। क्यों ना करते, प्रेमिका थी भाई। ये एयरलाइंस उनका रोमांस था। और कहते जितना बड़ा आदमी हो, जितने बड़े सपने हो, मुश्किलें भी उतनी बड़ी होती हैं। एक तरफ उनकी माशूका थी विमान, और दूसरी तरफ उनके खास दोस्त पंडित नेहरू, जो बार बार कह रहे थे देश को दे दो, देश को दे दो। फाइनली देश के लिए जे.आर.डी. टाटा ने अपनी माशूका को डिवोर्स दे दिया। लेकिन अच्छा काम क्या हुआ, 1977 तक जे.आर.डी. चेयरमैन बने रहे। और इस पीरियड में वो हुआ जिसको सुन के आज ऐसे देखने का मन करता है। क्या हुआ, एयर इंडिया दुनिया में टॉप 3 में आई। एयर इंडिया दुनिया में टॉप 3, ओ अनइमेजिनेबल। और अभी ऐसे क्यों? क्योंकि ये हजारों करोड़ हम टैक्स पेयर्स का लेती है और उसके बावजूद इसके ऑपरेशंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दोस्तों, वो सपना वहां टूट गया, वहां छूट गया। और उसी सपने को अभी हाल में रतन टाटा साहब ने पकड़ा और विस्तारा बनाई, सिंगापुर एयरलाइंस में स्टेक लिया। क्योंकि बड़े लोग जब सपना देखते हैं ना, वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे उसको पूरा करते हैं। हर दिन मैगजीन खोलता हूं, फोटो देखता हूं, फला उद्योगपति का इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा विला, इतना बड़ा प्लेन, इतनी कारों की फ्लीट, इतना बड़ा यार्ड, ऐसा आइलैंड, ऐसी शादी। तो भाई जे.आर.डी. टाटा का भी कुछ तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आखिर देश के सबसे बड़े आदमी थे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे भाई। अब उनका जो ऑफिस था, उस ऑफिस का हाल ये था, जिसमें सारे सेलिब्रिटी आते थे, मिनिस्टर आते थे, दुनिया जहान के उद्योगपति वीआईपी आते थे। एक दिन धीरे से सारे स्टाफ धीरे से टाटा साहब के पास जाके कहते, सर ये पर्दे कितने फेड हो गए, चेंज करा लीजिए। सर सोफा कवर देखिए फट गया है, इतने वीआईपी लोग आते हैं। टाटा साहब ने बोला देखते हैं। फिर थोड़े दिन बाद गए, सर प्लीज चेंज करा लीजिए, हम लोगों को शर्म आती है, हमारे घर में इससे अच्छा सोफा है। अब सबके खूब दबाव के आगे टाटा साहब एक बार राजी हो गए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला, चलो आज खरीद